अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज 3 सहाफ़ियों के सबूत जनाब अल-कादिर केस में जो इमरान खान को सज़ा हुई है, उसमें अहमद नूरानी के जो इंकशाफात, फिर मतीउल्लाह जान ने उसके ऊपर जो आग लगाई है और फिर उसके बाद मोहसिन बेग ने जो उसके ऊपर कुरान पाक उठा लिया है और ये जो पूरा मामला है बरतानिया से चलता हुआ पाकिस्तान तक, इसके ऊपर मैंने आपको बताना है। इसके अलावा एक और शख्स जिसने नवाज शरीफ के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनके घर और गेट के ऊपर धमकियां दी कत्ल की, वो गिरफ्तार हुआ है। उसकी क्या तफसीलात हैं और आज की बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, जो इस वक्त पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी धूम मची हुई है। आप लोग जानते हैं कि अल कादिर का यूनिवर्सिटी का जो केस है, उस केस में सजा हो गई है जी इमरान खान को उम्र कैद की। अब कुछ ऐसे छुपे हुए डाउट्स हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बरसात में आपने देखा होगा कि अक्सर मेंढक बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में दो ऐसे सहाफ़ी हैं जो नाम निहाद सहाफ़ी खुद को कहते हैं, उन्होंने इतना झूठ फैलाया है जिसको लेकर अब पीटीआई वाले जो हैं उसका वावेला कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जंग चल रही है 3 सहाफ़ियों के दरमियान। एक ने तो कुरान पाक उठा लिया है। ये पूरा मामला क्या है मैं आपके सामने रख देती हूँ कहानी, और फैसला आप लोगों ने करना है जी खुद। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनाब अहमद नूरानी नाम के शख्स की। अब ये जो अहमद नूरानी नामी जाली सहाफ़ी है, ये तो खान साहब को, पीटीआई को, उनके लिए डाई हार्ड यानी कि फैन होना किसी की बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करें, ये एक अलग बात है। वो अचानक से ना दस्तावेजात सामने लेकर आ गए। वो इंसान जिसको इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ना नहीं आता, अचानक से वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, ऐसे जैसे किसी ने रट्टू तोते की तरह ना उसे बिठा के सारा कुछ समझाया कि तुमने ये सब कुछ बोलना है। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पे। वो बंदा सामने आता है अहमद नूरानी, और वह आकर ये क्लेम करता है कि असल में जो अल कादिर का केस है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो जो सारा पैसा था जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से लेकर भागे थे मलिक रियाज, वो पैसा जब बरतानिया चला गया था तो बरतानिया को जो पता चल गया था कि ये पैसा गैर कानूनी तरीके से मलिक रियाज ने ट्रांसफर किया है बरतानिया में, तो बरतानिया ने बेसिकली वो पैसा पाकिस्तान को वापस कर दिया था। वापस करने के बाद बरतानिया ने ये कहा था कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया था ताकि किसी तरीके से जो है वो वापस सारी आपस में साजबाज करके, और आपको याद होगा कि उस पर फैसल वाउडा समेत जितने भी उस वक्त पीटीआई के लोग थे, उन्होंने कहा था कि बंद लिफाफे में क्या चीज़ आप मंजूर करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मलिक रियाज से अल कादिर की ज़मीन लेकर, अल कादिर यूनिवर्सिटी की ज़मीन यानी रिश्वत के तौर पे लेकर पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने के बजाय जमा करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। ठीक है, अब अहमद नूरानी ये कह रहे हैं कि जो बरतानिया है उन्होंने जो ये कहा था ना कि ये जाएगा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, वो दरअसल हुकूमत पाकिस्तान नहीं था, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ही था। सुभान अल्लाह, आप उनकी जस्टिफिकेशन देखें कि वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान किसको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान से मुराद उनकी हुकूमत पाकिस्तान नहीं थी, बल्कि उनका इससे मुराद जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ही थी। अच्छा, उन्होंने तो ये सब कुछ कह दिया। अब वो कहते हैं खाजिदा गवाह डड्डू। अब डड्डू कौन सा बाहर निकला? वो निकले मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान जो है वो पिछले साल तक जो है वो किसी और पार्टी के सपोर्टर थे। अभी आपको पता है कि वो सपोर्ट करते हैं खुल डुल के पीटीआई वालों की, क्योंकि आपको पता है वो व्लॉगर बन गए, उनको व्लॉग्स के पैसे चाहिए। ज्यादा व्यूज के चक्कर में उन्होंने झूठ बेचना शुरू कर दिया। शर्म की बात यह कि इस उम्र में वो शख्स जो एक टूटे फूटे घर में रहता था, वैसे इसमें हुकूमत का भी कसूर है कि कभी भी पीएमएलएन वालों ने तो ना उनको कभी चेक दिया, ना उनको नया घर बना के दिया, ना उनको नई गाड़ी दी। अब नया घर नई गाड़ी के चक्कर में मतीउल्लाह जान ने सोचा कि पीटीआई को सपोर्ट करता हूं, झूठ बोलना पड़े तो क्या है, नई गाड़ी और नया घर तो आ जाएगा, और वो उनके पास आ भी गया। मतीउल्लाह जान ने जो अहमद नूरानी हैं उनके तमाम मामलात की तस्दीक करके कहा ख्वाजा द गवाह मैं हजर डड्डू। जी हाँ जी, बिल्कुल वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो मतीउल्लाह जान है वो अभी तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन माजी में वो जो कुछ इसके बारे में कहते रहे आप खुद सुन लीजिए, बिफोर भी और आफ्टर भी। और याद रहे कि ये जो 200 अरब रुपया तकरीबन जमा हुआ है, इसके अंदर वो 190 मिलियन पाउंड भी शामिल हैं जो बरतानिया से हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में लाए, और फिर वो 190 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज की जेब में डाल दिए गए, और मलिक रियाज ने वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपनी किस्त के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए। हालांकि ये 190 मिलियन पाउंड बरतानिया के एक क्राइम एजेंसी है, उसने इस रकम को गैर कानूनी रकम, इलीगल रकम और अनएक्सप्लेन्ड रकम करार दे के
हुकूमत पाकिस्तान को ये रकम दी थी कि ये आपका एक शहरी है या मलक रियाज, ये इस इतने अपने असासों की वजाहत नहीं दे सका, तो ये जो रकम उससे हासिल की है हमने एक डील के तहत, ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। और ये वही रकम थी 190 मिलियन पाउंड की जिसको इमरान खान ने काबीना के सामने ये एक मुआहदा रखा, खुफिया मुआहदा उसको करार दिया, काबीना के वज़रा को भी नहीं पता था, और उसके ऊपर काबीना ने मंजूरी दे दी कि ये रकम जो है मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दी जाए। अहमद नूरानी ने भी ब्रेक की है और अहमद नूरानी ने बरतानवी अदालत का एक फैसला सामने लाया है जिसके मुताबिक बरतानवी अदालत ने ये इंकशाफ किया है कि जो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को भेजे गए थे वो नेशनल क्राइम्स एजेंसी और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान एक मुआहदे के तहत भेजे गए थे, और उस मुआहदे के तहत ये रकम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ही जा सकती थी। यानी कि जब एनसीए ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ये कहा था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को भेजी जा रही है, तो ये सिर्फ उस वक्त कहा गया था कि जब मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच ये मुआहदा हो गया था कि ये रकम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाएगी। तो इस हवाले से जो अभी दस्तावेजी सबूत सामने आए हैं उससे एक सवाल वाजे हो गया है कि ये जब एनसीए ने ये कहा था कि ये रकम रियासत पाकिस्तान को जाएगी तो वो बात भी दुरुस्त थी, ये रकम रियासत पाकिस्तान को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के हवाले से जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर अब किसने दिया ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, इसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, मगर इसमें कोई शक नहीं रहा अब बरतानवी अदालत की इस दस्तावेज के सामने आने के बाद कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली के जो अकाउंट गैर मुंजमद किए थे, डी फ्रीज किए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए थे कि नेशनल क्राइम एजेंसी पर कमाया गया था, और नेशनल क्राइम एजेंसी के ये बात भी इल्म में थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मलिक रियाज के खिलाफ बैरियर टाउन कराची के जमीन के हवाले से एक केस चल रहा है। जी, तो आपने सुना कि पहले वो क्या कहते रहे हैं, बाद में वो क्या कहते रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपके सामने अब एक और सबूत रखने जा रही हूँ, और वो है मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग जो हैं बेसिकली वो एक सहाफ़ी हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान ने इनके घर पे ना सिर्फ हमला करवाया था बल्कि इनको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट करवाया था, और आपको याद होगा कि उस वक्त इन्होंने बहुत बद्दुआएं भी दी थी। इमरान खान को कहा था कि तेरा बहुत बुरा होगा, और बद्दुआ जो मोहसिन बेग की थी, कहा जाता है कि वही लग गई। अब मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने कुरान पाक का हलफ लेकर ये बात कर दी है कि जनाब मेरे सामने मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि किस तरह से बुशरा बीबी जो है उन्होंने इमरान खान को कहा था कि आज की रात जो है वो आप मलिक रियाज को घर पे बुलाएं, और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरीके से फरमाइश की थी अल-कादर यूनिवर्सिटी की। हैव अ लुक। सेकंड बात, अभी मेरे भाई काज़मी साहब कह रहे थे कि जी ये केस, मैं डॉक्टर साहब कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ ये रख दे या मैं रखता हूँ, मैं कोई चीजें रिवील नहीं करना चाहता, बिल्कुल मेरे सामने है। और भाईजान ये जो बीवी है ना, ये मैनहट्टन वाली नहीं है, ये जो औरत है आप इसको जानते नहीं है, ये मैनहट्टन वाली होती तो मैनहट्टन में ही लेती। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल फजूल केस है, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप फैक्ट्स को डिनाई कर दें। ये जिस दिन इसने फरमाइश डाली ना जी यूनिवर्सिटी बनाने की, ये मलिक साहब से नाराज थी कुछ जूबरीज के इशू पे, तो मुझे इमरान ने कहा कि यार वो आज मलिक रियाज को 10 बजे आए घर पे बनी गाला में, ये मैं हल्फन कुरानन बता रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या काम पड़ गया आपको मलिक रियाज से? इसने कहा नहीं वो आज मिलना है। और जब मैंने सुबह मलिक से पूछा क्या बात थी रात को, तो उसने कहा कि यार वो तेरी एक जमीन है वो मुझे दे दो। मैंने कहा ना भाई मैं नहीं देता, वो मेन रोड पे। तो बात तो मैंने कहा आपको जमीन इतनी चाहिए क्यों उस एरिया में? तो उसने कहा कि ये रात को फरमाइश डाली थी। चलिए ये सब तो हो गया, अब मैं आपके सामने रख देती हूँ जनाब जी आज की बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको पता ही है कि लाहौर जितना कंजस्टेड होता जा रहा है, और सिर्फ लाहौर नहीं पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जो हैं वो कंजस्टेड होते जा रहे हैं। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के लिए अपने घरों में पहुंचना कई मील, मतलब चंद एक मील का सफ़र जो है ना वो कई घंटे उनको लगते हैं पार करने में। तो लाहौर के अंदर अब जदीद म्यार की जो ट्रैफिक है उसके लिए मरियम नवाज़ ने एक इनकलाबी कदम उठाया है, और मरियम नवाज़ तो मैं कहती हूँ 1000 बार भाई उनके लिए दिल से सल्यूट है भाई, इसलिए क्योंकि हर रोज़ वो खातून हम सबको एक नया जिसे कहते हैं ना एक नया चैलेंज वो डेली एक्सेप्ट करती हैं, रोज़ाना वो हम सबको एक नया सरप्राइज़ देती हैं, और वो खुशखबरी की सूरत में होता है। वाकई किसी ने सही कहा था कि वो लाहौर की और पाकिस्तान की वारिस हैं। अच्छा जी, अब लाहौर में उन्होंने जदीद म्यार की ट्रैफिक के लिए एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अलग रास्ता बना दिया है। यानी कि लाहौर में अब जितने भी रोड्स होंगे उनके साइड पर एक अलग से रोड होगा जिसपे जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो अलग से जाएंगे, क्योंकि आपको अक्सर पता है गाड़ियां जा रही होती हैं, स्मूथली जा रही होती हैं, मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो बीच में घुस जाते हैं, गाड़ियों वालों को टक्करें बज रही होती हैं, गाड़ियां जो हैं वो तेजी से जा नहीं पाती, बीच में से बाइक्स वाले जो हैं वो होकर गुजरते हैं। अगर आप लाहौर के अंदर रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि लाहौर की सड़कों की क्या हालत हो चुकी है। तो ये एक आपको स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन कलर के रोड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे पाथ्स जो हैं बनाया मरियम नवाज ने, मेरी तरफ से उनको सल्यूट है जनाब। चलते हैं जी अगली खबर पे। अगली खबर जो है वो भी एक खुशखबरी है।
اور وہ بھی مریم نواز سے ریلیٹڈ ہے. حکومت پنجاب نے بیسیکلی 10 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ روپے کا قرضہ جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی جو اہلیت ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کی کیا کیا یعنی کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, اہلیت کیا ہونی چاہیے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا. مریم نواز نے یہ پروگرام لانچ کر دیا ہے. بڑھ رہا ہے پنجاب اور بڑھ رہا ہے پاکستان. کاروبار معیشت کی بہتری اور برآمدات میں اضافے کے لیے جناب انہوں نے 36 ارب روپے کے حوالے سے جو ہے اور 48 ارب روپے کے حوالے سے جو ہے وہ زائد کی خطیر رقم سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آسان کاروبار فائنانس اسکیم کا جو اعلان کیا ہے. اس میں 10 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے 5 سال کی آسان ترین اقساط میں. اور اس کی جو اہلیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ مرد, خواتین, ایون کہ خواجہ سراب بھی اسے حاصل کر سکیں گے, اور جو خصوصی افراد ہیں یعنی کہ جو بیڈ ریڈن ہیں, چل نہیں سکتے, ان کے لیے بھی یہ ہے. اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پنجاب کے رہائشی ہوں, عمر جو ہے ان کی 25 سال سے لے کر 55 سال کے درمیان ہو, قومی شناختی کارڈ ان کے پاس ہو, کسی بھی مالیاتی ادارے کا وہ نادہندہ نہ ہو, یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کرپشن کی چارجز نہ ہو, اور ٹیکس فائلر وہ ہو, اور اپنی کاروباری جگہ جو ملکیت ہے وہ کرائے پر اس کی ہو. اس کے علاوہ یہ جو 10 سال کا قرضہ ہے اس کے لیے جو اہلیت ہے اس میں 21 سال سے لے کے 57 سال تک کی عمر کا جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے. قومی شناختی کارڈ ہے اور فائلر ہونا چاہیے اور پنجاب کا رہائشی ہونا چاہیے اور کسی قسم کا نادہندہ نہیں ہونا چاہیے وہ. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے میرے خیال سے آپ سب لوگوں کو. ہیلپ لائن اس کی ہے جی 1786 اور اس کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے. اور جاتے جاتے ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جناب. خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر یہ جو حملہ کرنے کی ریت ہے یہ بڑی پرانی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. انہوں نے تو نعوذ باللہ مدینہ نہیں چھوڑا تھا, مکہ نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے تو وہاں پر جہاں پر حرم کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے تو وہاں پر بھی نعرے لگوائے تھے قادیانیوں کو اکٹھا کر کے, آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا. تو اب نواز شریف اور شہباز شریف کے قتل کی دھمکیوں کا جو الزام ہے اس کے اوپر ایک جو شخص تھا وہ پکڑا گیا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پی ٹی آئی سپورٹر جو ہے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر اس کو 3 ماہ کی الٹیمیٹم دے کر اس کو چھوڑا بھی ہے. تو یہ کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجئے گا کہ یہ جو گلفام قیانی نام کا شخص ہے یہ ایون فیلڈ کے باہر کھڑا تھا اور یہ ان کے نواز شریف کے گھر کے جو گیٹ ہیں ان کے اوپر لاتیں مارا تھا, گھوسے مارا تھا, نیچے کھڑے ہو کے گندے گندے نعرے لگا رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا. اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے ان کے بارے میں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کاروائی کریں گے, تو پھر بھی یہ شخص جو ہے وہاں پر گیا ہوا تھا. اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اور نواز شریف کو قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا یہ, اور پھر اس کے بعد 4 دن جو ہے یہ اندر رہ کر اچھا خاصا پھینٹا شینٹا کھا کے آیا ہے. وارنٹ گرفتاری اس کے جاری کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد اس نے بڑی منتیں کیں کہ جی مجھے معاف کر دیا جائے, آئندہ میں آپ کو نواز شریف کے گھر کی حدود کے آس پاس کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آؤں گا. اس کے بعد جناب اس کو الٹیمیٹم دے کر چھوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 3 مہینے تک آپ کے اوپر نظر رکھی جائے گی, اگر آپ نواز شریف کے گھر کے آس پاس کہیں نظر آئے تو پھر آپ کی تشریف کو لال کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور قریبی ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گلفام حسین کا فون جو ہے وہ بھی بند رہا ہے 4 دن. تو اس کے ساتھ جو گزری ہے وہ تو پھر آپ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بتائیں گے. اور وہ جو بڑا اپنی طرف سے نواز شریف کو دھمکیاں دینے پہنچا تھا, جس نواز شریف کی اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے کہ اس کی بیٹی وہاں پنجاب کی وارث ہے اور بھائی جو ہے جو ان کے بیٹے جیسا بھی ہے ان کا بھائی بھی ہے وہ پورے پاکستان کا اس وقت وارث بنا بیٹھا ہے. اور جو کنگ میکر ہیں وہ نواز شریف ہیں. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.